दोस्तों, इस हिंदी स्पेशल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास में हमें स्पेशल क्रैश कोर्स के लिए हमने जो क्लास बनाई है वो है सीईटी के लिए है बनाई गई स्पेशल क्लास है। इसमें हम उपसर्ग वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे हम। तो इस भले ही हमने 10 क्वेश्चन हैं इस क्लास में, लेकिन 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम 50 क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से परीक्षा के अंतर्गत उपसर्ग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें ध्यान रखते हुए हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधोगति में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा है दोस्तों? अधोगति में। तो इसमें ऑप्शन दे देगा अधि है, अध है, अध है या अधो है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जहाँ पर भी हिंदी के अंतर्गत अधो दिख जाए या ऐसा कोई भी शब्द हो जाए, जैसे दिख जाए अधोमुखी दिख जाए, अधो हस्ताक्षर दिख जाए, तो ऐसे शब्द अधो वस्त्र दिख जाए, तो अभी हमें पूछा हुआ है अधोगति। तो दोस्तों जिसमें भी अगर अधो दिख जाए, जिसमें भी दोस्तों कौन सा दिख जाए? अधो। ध में ओ से ओखली की मात्रा दिखती है, तो आपको एग्जाम के अंतर्गत अधः उपसर्ग ही करना है। कौन सा उपसर्ग करना है? अधः। कौन सा उपसर्ग करना है दोस्तों? अधः। कौन सा उपसर्ग करना है दोस्तों? अधः। उसमें विसर्ग लगाएंगे तो अधः प्लस गति, और क्या हो जाएगी इसमें? अगर देखो उपसर्ग के साथ साथ हमारा एक संधि का भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तो अधः प्लस गति और हमारी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि, और यहाँ पर उपसर्ग निकल जाएगा अपना अध। दोस्तों यहाँ पर अध दे रखा है, तो अध किस में होता है? वो अपना हिंदी का है, हिंदी का उपसर्ग है। और ये जो अधा किया वो संस्कृत में प्रयुक्त होता है। तो जो हम जो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि जो हम पढ़ते हैं, ये हम तमाम जो उदाहरण पढ़ते हैं वो लगभग और लगभग संस्कृत से आए हुए हैं, इसलिए वो ये जो नियम चलते हैं वो सारे संस्कृत के नियम चलते हैं हमारे हिंदी के अंतर्गत। तो इसमें दोस्तों कौन सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब, और अपना राइट आंसर हो जाएगा अधः। अधः प्लस गति। तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। जिसमें भी अधो दिखेगा दोस्तों क्या करना है? एक तो हुबहू शब्द हिंदी में दोस्तों अधोपतन नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है अधःपतन। तो उसमें हुबहू विसर्ग वाला दिख जाए आपको, तो उसमें अधः उपसर्ग ही है। बाकी तमाम शब्दों में अधो जहाँ भी दिखेगा वहाँ पर हम उपसर्ग करेंगे अधः। तो इसका आंसर क्या हो गया? अधः। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा क्रम सही नहीं है? कौन सा क्रम सही नहीं है? देखिए यहाँ पर चार दिए गए हैं एक ऑप्शन में, तो हम सावधानी से पढ़ेंगे। एक में दे रखा है किसमें उपसर्ग का प्रयोग सही नहीं है। जैसे दे रखा है भाई विनाश, क्या देख रहा है भाई? विनाश। अब विनाश में क्या है भाई? वी उपसर्ग का प्रयोग है। विदेश में कौन सा है? वी। विपक्ष में कौन सा है? वी। विज्ञान में कौन सा है भाई? वी को। तो इन तमाम चारों शब्दों में उपसर्ग कौन सा हुआ दोस्तों? वी। अब दूसरा ऑप्शन है अवनति। कौन सा है भाई? अवनति। अवनति में कौन सा उपसर्ग है? आओ। अवतरण में कौन सा है? आओ। अवगुण में कौन सा है? आओ। अवज्ञा में कौन सा? आओ। इन तमाम चारों शब्दों में एक ही प्रकार का उपसर्ग है आओ, और ऊपर वाले में कौन सा था दोस्तों? वी। अब अगला जो है स ऑप्शन है, पराधीन में उपसर्ग है परा। कौन सा उपसर्ग है? परा। अब पराधीन, पराजय और पराभव और पराक्रम। पराधीन और क्या है भाई? पराजय, पराभव और पराक्रम। अब द वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या लिखे हुए हैं? निर्जन, नियम, निर्दोष, निश्चल। अब यहाँ देखो उन तमाम शब्दों में ऊपर वाले जो तीन ही ऑप्शन थे समान समान आए थे। अब अगर नीचे वाले में हम देखें तो निर्जन में कौन सा उपसर्ग दोस्तों? जहाँ पर भी जो आधा रेप आ रहा है तो वहाँ पर अपना निर। कौन सा उपसर्ग दोस्तों इसमें? निर र हलंत। निर प्लस जन और अपना हो गया निर्जन। और दूसरे में नियम शब्द है, उसमें होगा नी प्लस यम और अपना हो गया नियम। और निर प्लस दोष, निर्दोष। और अब यह जो शलगम वाला दिख रहा है, तो दोस्तों आपको हमारे हिंदी के अंतर्गत 3 श होते हैं, शलगम वाला, षटकोण वाला और सड़क वाला। तो दोस्तों ऐसा कोई भी उदाहरण हो जिसमें शलगम वाला या षटकोण वाला दिखे, तो उसके अंतर्गत आपको सपेरा वाला ही ऑप्शन वाला, सपेरा का स आधा यानी निस, क्या होगा दोस्तों? निस। नी और सड़क वाला जो स होगा, सपेरे वाला जो स होगा, वो हलंत वाला ही हिंदी के अंतर्गत उपसर्ग प्रयुक्त होता है। तो इनमें क्या है? तीनों में क्या है? अलग अलग है। 2 में तो निर उपसर्ग है, एक में नी उपसर्ग है, एक में निस उपसर्ग है। तो अपना जो आंसर होगा इसका दोस्तों कौन सा होगा? द वाला राइट होगा, क्योंकि सब में अलग अलग है। बाकी तमाम तीनों उदाहरण में एक ही उपसर्ग का प्रयोग किया गया, तो अलग कौन सा हो गया? अपना द वाला। तो आंसर कौन सा हुआ? द। अगला तीसरा है अनादर। कौन सा है दोस्तों? अनादर। मतलब कौन सा दे? अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अनादर। कौन सा शब्द है? अनादर। अब दर तो क्या है भाई? प्रत्यय है पीछे जुड़ने वाला, तो दर तो होगा नहीं सर। आन भी नहीं होगा दोस्तों। अब इसमें अन हलंत वाला और अन पूरा वाला दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों अन हलंत वाला है वो उपसर्ग संस्कृत में चलता है, और अन पूरा वाला है वो हिंदी के शब्दों के साथ पढ़ता है लगता है। जैसे हो गया अनपढ़। कौन सा पढ़ है? अनपढ़। जो पढ़ा लिखा नहीं उसे हिंदी में क्या कहते हैं?
अनपढ़। अब हिंदी में ध्यान है, अन हलंत वाला कहाँ निकालेंगे और अन पूरा वाला कहाँ निकालेंगे। ऐसे शब्द जो, क्योंकि हम जानते हैं उपसर्ग कहाँ जुड़ता है दोस्तों, आगे, तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल दे उन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो उपसर्ग अन आधा वाला कहाँ रखेंगे, पूरा कहाँ रखेंगे, ऐसा शब्द जो मूल शब्द स्वर से प्रारंभ हो। मूल शब्द किससे प्रारंभ हो दोस्तों, स्वर। मूल शब्द किससे प्रारंभ हो, स्वर से। अगर वो शब्द स्वर से प्रारंभ हो तो उसमें हमेशा और हमेशा आपको अन हलंत वाला ही निकालना है दोस्तों। याद रहे आपको कौन सा निकालना है, अन हलंत वाला। तो इसमें क्या निकालेंगे, क्योंकि अपना जो शब्द है वो अना तो उपसर्ग निकलेगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं या तो अन हलंत वाला होगा या पूरा वाला। अगर हलंत वाला अगर निकालते हैं या पूरा निकालते हैं तो हमें पता है भी अन्न दोनों में से एक बार कोई सा भी करने की कोशिश करते हैं, जैसे ना पूरा लिखें या आधा लिखें, हमें पता नहीं है। अपना जो आगे शब्द है आदर, कौन सा शब्द है दोस्तों, आदर। तो हमें पता चल गया आदर का जो पहला शब्द है वो आ क्या है, हमारा स्वर है। इसलिए दोस्तों इसमें ना पूरा ना होके कौन सा होगा, इसमें आधा वाला ही होगा, हलंत वाला। तो अन प्लस आदर क्या हो गया अपना, अनादर। क्योंकि आधे वर्ण के अंतर्गत जब स्वर का मेल होता है वो वर्ण पूरा बन जाता है, और जैसा स्वर होता है उसमें उसकी मात्रा लग जाती है। तो अपना आंसर कौन सा होगा, स न हलंत वाला, अन हलंत। अनादर में अन क्या है, उपसर्ग है। अगला जो है हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अब पहला ऑप्शन दे देगा अनुपस्थित। कौन सा दे देगा दोस्तों, अनुपस्थित। अब यह देखो हिंदी के अंतर्गत जो वास्तव में जो दिखता है वो होता नहीं है, और उसको होता है वो हमें एक एग्जैक्ट टाइम पे हमें आता नहीं। तो अनुपस्थित है, वो अनुपस्थित में अनु दिख रहा है लेकिन अनु नाम का उपसर्ग इसमें नहीं है। क्योंकि अनुपस्थित दोस्तों हम कहते किसे, जो उपस्थित नहीं होगा उसे तो हम क्या बोलते हैं, अनुपस्थित बोलते हैं। तो यहाँ पर होगा, हमने अभी बोला था जिस भी मूल शब्द के प्रारंभ के वर्ण में यदि उपसर्ग कौन सा हो, मतलब उपसर्ग का जो उपसर्ग के बाद में मूल शब्द में प्रारंभ वर्ण में यदि स्वर हो, हमारा शब्द कौन सा है, उपस्थित। ऊ कौन सा है, स्वर है। तो अन वाला पूरा लगेगा या हलंत वाला लगेगा, हलंत वाला लगेगा। हलंत वाला था लेकिन दोस्तों आगे ऊ होने से वो न पूरा बन गया, और जैसा स्वर होगा उस नाम में उसकी मात्रा जुड़ गई, इसलिए वो शब्द बन गया अपने अनुपस्थित। तो इसमें उपसर्ग कौन सा हुआ, अन हलंत वाला। और अन्वेषण, देखिए हमने इसमें यण संधि का उदाहरण ही है। यण संधि के अंतर्गत आधे वर्ण के बाद में अगर वह दिख जाए, संधि होती है यण संधि, और उस आधे वर्ण के अंतर्गत या तो छोटा ऊ की मात्रा जोड़ते हैं या बड़ा ऊ की मात्रा जोड़ते हैं। तो इसमें होगा भाई अनु, नाम में ऊ की मात्रा जोड़ें क्योंकि उपसर्ग हमेशा छोटा होता है। तो अनु प्लस, और जैसा उस व में मात्रा होती है वैसा हम स्वर लिखते हैं। व के अंतर्गत ऐसे एडी की मात्रा जुड़ी हुई है, तो इसका होगा अनु प्लस ऐषण। क्या होगा अपना, अनु प्लस ऐषण। और नीचे है अपना अनु प्लस ज्ञा, अनुज्ञा। अनु प्लस ज्ञा मूल शब्द हो गया ज्ञा, और अनु उपसर्ग है। अनु प्लस ईक्षा, अनु प्लस, ये भी यण संधि का उदाहरण है। अनु प्लस ईक्षा क्या हो जाएगा, अन्वीक्षा। तो दोस्तों इसमें जो अपना आंसर होगा वो अनुपस्थित होगा, क्योंकि इसमें अनु दिख रहा है लेकिन दोस्तों उपसर्ग कौन सा है, अन हलंत वाला। बाकी तमाम तीनों उदाहरण में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो कौन सा नहीं, किस में नहीं लगा हुआ है, अ ऑप्शन। इसका आंसर राइट होगा, उसका होगा अपना अ, और अपना उत्तर हो जाएगा अनुपस्थित। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुपस्थित। अगला पांचवा है, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, सु उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है। अब स्वस्ति, तो इसमें आधे वर्ण के बाद में अगर वह दिखता है, संधि कौन सी होती है दोस्तों, यण संधि। यण संधि में एक नियम क्या है, जहाँ भी वह दिखता है लीडर रहेगा छोटा ऊ या बड़ा ऊ। अब स के अंतर्गत छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा जोड़ेंगे, और मात्रा लेकिन जो उपसर्ग अगर बनता है तो उपसर्ग की मात्रा हमेशा छोटी होती है। तो पहले का अगर टुकड़े करते हैं तो सु प्लस अस्थि क्या हो जाएगा दोस्तों, सु प्लस अस्थि। दूसरा होगा ब का जो है सु प्लस अल्प, क्या हो जाएगा, स्वल्प। और तीसरा है सु प्लस आगत, क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। चौथा दे रखा है स्वस्थ। अगर हम दोस्तों अगर आधे के बाद में वह दिख रहा है, अगर हम स में ऊ की मात्रा जोड़े तो सु हो गया। अब वह में क्या है, अ की साउंड है, सु प्लस अस्त कोई शब्द नहीं है, सार्थक शब्द ना होने के कारण यहाँ पर मूल शब्द ही है स्व, क्योंकि इसमें उपसर्ग की कौन सा है, जैसे अपना स्व का मतलब होता है खुद का, स्वयं का, अपना। अपना देश होगा उसे कहते हैं स्वदेश। क्या कहते हैं, स्वदेश। अपना जो राष्ट्र होगा वो स्वराष्ट्र, या अपना राज्य होगा तो हम क्या कहेंगे वे, स्वराज्य कहेंगे। इसलिए अपना जो आंसर होगा इस पांचवें क्वेश्चन के अंतर्गत इसमें है स्वास्थ्य। बाकी तमाम ऊपर के तीनों शब्दों के अंतर्गत कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, सु उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और तीनों उदाहरण जो है वो यण संधि के हैं। तो इसमें आंसर क्या हो गया अपना, स्वस्थ। छठा जो क्वेश्चन है अगला, निम्न में से
किस शब्द में अन उपसर्ग अन हलंत, दोस्तों हम पहले बात कर चुके हैं, अन हलंत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। हमें पता है कि अन हलंत वाला दो ही उपसर्ग चलते हैं हिंदी में, ये तो न वाला पूरा वाला या आधा वाला। तो न वाला आधा वाला किस में जुड़ता है दोस्तों, जो भी मूल शब्द होगा उसके प्रारंभ का वर्ण यदि स्वर है तो उसमें हमेशा और हमेशा क्या निकलता है, अन आधा वाला निकलता है। अब देखो दोस्तों, ये शुद्ध शब्दों में बार बार आता है अनधिकार। शुद्ध शब्द कौन सा होता है दोस्तों, अनधिकार। जिसके पास कोई अधिकार नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनधिकार। तो आगे अधिकार में अ क्या है, अपना स्वर है, इसलिए वो अन क्या है, आधा था लेकिन क्या बन गया है, पूरा बन गया। तो शब्द बन गया अन प्लस अधिकार, क्या हो गया, अनधिकार। जो उपयोगी नहीं हमारे लिए वो क्या बन गया, अनुपयोगी। भले अनु दिख रहा है लेकिन दोस्तों इसमें उपसर्ग कौन सा है, अन हलंत, क्योंकि आगे अपना ऊ से चालू होने वाला जो मूल शब्द है वो स्वर है, इसलिए नाम में उसके ऊ की मात्रा जुड़ने से बन गया है नु। तो अनुपयोगी, अन प्लस उपयोगी क्या हो गया है, अनुपयोगी। अब आगे है भाई अन जो उर्वर नहीं है, चौथा देर का द में जो उर्वर नहीं है वो अन प्लस उर्वर, हिंदी में क्या हो गया, अनुर्वर। और जिसका पीछे पीछे वापस अनुकरण जैसे हूबहू काम करते हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं, अनुकरण, अनु प्लस करण। तो किस में अन नहीं हुआ दोस्तों, स वाला, इसका आंसर रहेगा स, अनुकरण। अनुपयोगी में है, अनधिकार में है और अनुर्वर में है, अनुकरण में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अपना आंसर कौन सा हो गया, अनुकरण। अगला सातवां है, किस शब्द में सबसे अधिक उपसर्ग है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उपसर्ग किस में दिख रहे हैं। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। जैसे पहला दे रखा है प्रत्यागत, कौन सा है, अ पर अक्रम पे प्रत्यागत। तो इसमें अगर टुकड़े करते हैं, देखो आधे वर्ण के बाद में यह दिख रहा है वो यण संधि होती है, प्रति प्लस आ प्लस गत। प्रति क्योंकि मूल शब्द है गत, तो दो उपसर्ग हो गए, प्रति प्लस आ प्लस गत प्रत्यागत। निर प्लस आ प्लस कार, निर प्लस आ प्लस कार तो हो गया निराकार। निर है उपसर्ग, र हलंत, आ दिख रहा है, आगे साउंड को अलग दे, आ नाम का उपसर्ग होता है, जैसे आजीवन है, आमरण है। तो ये जो आसमुद्र है तो आमोद है, तो ये आ नाम का उपसर्ग निकलता है, तो कार मूल शब्द हो गया। इसमें भी दो उपसर्ग है, ऊपर वाले में भी दो उपसर्ग है। अति प्लस अंत, अति प्लस अंत क्या हो गया भाई, अत्यंत। इन तमाम तीनों शब्दों में दो दो उपसर्ग है। कौन कितने मतलब ऊपर वाले दोनों में दो उपसर्ग है और अत्यंत में एक ही उपसर्ग है। अब नीचे लिखा हुआ दुर्व्यवहार, कौन सा लिखा हुआ है, दुर्व्यवहार। तो दुर प्लस वी प्लस अव प्लस हार, दुर वी अव हार, दुर वी अव और हार। तो कितने निकल गए, एक स में एक था, ऊपर वाले दोनों में दो थे, और अंतिम वाले क्रम पे है भी जो दुर्व्यवहार लिखा हुआ है उस पर कितने उपसर्ग हैं, तीन। दूर है, वी है, अव है, और मूल शब्द अपना क्या हो गया, हार हो गया। इसलिए अपने 7वें नंबर के क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही होगा, द, और आंसर रहेगा अपना दुर्व्यवहार। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से सभी शब्द उपसर्ग युक्त नहीं हैं। निम्न में से सभी शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। पहला दे रखा है आपका अभ्यास, क्या दे रखा है दोस्तों, एक ऑप्शन में चार चार दे रखे हैं, उस चारों को आसानी से पढ़ेंगे समझते हुए और उस प्रश्न को सही हल करने की कोशिश करेंगे। अभ्यास, तो इसमें जड़ संधि आधे वर्ण के बाद यह आ रहा है, तो जिसके संधि कंप्लीट होगी उसके कतई आपके गलत होने की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि आपके ये उपसर्ग भी आसानी से आप कर पाओगे। अभी प्लस आस क्या हो जाएगा, अभी प्लस आस। अध्यादेश में अधि प्लस आदेश। अन आचार, अन देखो आप देखिए वो अन हलंत वाला, आचार में आ क्या है, स्वर है, इसलिए अन क्या रहेगा, हलंत। उप ईक्षा, उप प्लस ईक्षा क्या हो जाएगा, उपेक्षा। तो इसमें सभी में उपसर्ग है। दुर्वस्था, दुर प्लस अवस्था, दुर में र का क्या रहेगा, हलंत। निर प्लस आकरण क्या हो गया अपना, निराकरण। सम प्लस कार हो गया अपना संस्कार। वी प्लस आकरण क्या हो गया, व्याकरण। इन्हीं चारों शब्दों में भी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है हिंदी के नियम के अनुसार। अब तीसरा है भी प्रति प्लस आवर्तन, प्रत्यावर्तन। प्रति प्लस आवर्तन क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्तन। दूर प्लस आचार, दुराचार। और एक देर का अल्प। अब अगर अ का हम जानते हैं हिंदी के अंतर्गत अ एक उपसर्ग होता है, क्या होता है भाई, अ उपसर्ग होता है। जैसे हम बोलते हैं भाई अकारण, जिसका कोई कारण नहीं उसे हम क्या बोलते हैं, अकारण। जो सफल नहीं होता उसे क्या बोलते हैं हम, असफल। अ नाम का भी उपसर्ग होता है हिंदी में, लेकिन अगर अ को हम इस अल्प शब्द में से अ अलग लिखने पर आदल और प का कोई भी अर्थ नहीं होगा, इसलिए वो अल्प में किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। और पर्यावरण में परि प्लस आवरण। तो अपना आंसर इसमें क्या रहेगा दोस्तों, पता चल गया होगा चौथा पढ़ने से पहले ही कि अपना जो आंसर रहेगा इसमें स रहेगा। फिर भी चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, अनपढ़ में अनुपसर्ग। देखो प जो अपना व्यंजन है, अगर स्वर होता तो उसमें न आधा रहता, लेकिन इसमें अन जो होगा वो पूरा होगा, अनपढ़। दोस्तों आपको याद रहे, जिसमें भी मूल शब्द में अगर व्यंजन आता हो तो उसमें अन पूरा रहेगा, अगर स्वर आ रहा है तो अन का न हलंत रहेगा। अब पहले बता चुके हैं, जिसमें भी अधो आए, क्या है दोस्तों, अधो। अधो अधो का लेखन में हमेशा और हमेशा उपसर्ग निकालेंगे हम अधः, क्या निकालेंगे, अधः। अधोमुख में क्या होगा, अधः प्लस मुख। और अधपका में देखो व्यंजन है तो क्या लिखेंगे भाई, अध।
क्या लिखेंगे? अध। अध जो होगा वो हिंदी का है भाई, अध का मतलब आधा, अध का मतलब क्या है? आधा। तो आधा पका हुआ उसे हम कहेंगे अध पका। पुनरागमन, तो पुनर र में र हलंत रहेगा, पुनर का मतलब होता है वापस। पुनरागमन, जिसको कोई वापस बलन देते हैं उसे कहते हैं हिंदी में पुनर्बलन। क्या कहते हैं भाई? पुनर्बलन। तो पुनरागमन में पुनर प्लस आगमन र हलंत होता है, लेकिन आगे स्वर आ जाने से वो र पूरा बन गया है, और जैसा स्वर आता है हमें आगमन में आ था तो र में वो मात्रा लग जाती है। जैसे पुनर्बलन लिखा हमने, पुनर प्लस बलन, आगे व्यंजन है तो र आधा होता है, वो र रेप होता है, तो वो शब्दों के ऊपर रेप की मात्रा लग जाती है, तो बा के ऊपर रेप लगा देंगे और हिंदी में हो जाता है पुनर्बलन। तो इसका जो आंसर होगा 8वें नंबर के क्वेश्चन में हमारा होगा स, क्योंकि अल्प में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया दोस्तों। अब अगला है अपना 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है किस किस शब्द के अंतर्गत? अ उपसर्ग दोस्तों जाना, अनुज। क्या दिख रहा है? अब जब अगर हम अलग निकालते हैं तो नूज शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो इसमें उपसर्ग रहेगा अनु। क्या रहेगा? अनु का मतलब होता है पीछे, जो हमसे छोटा होता है, छोटा भाई होता है, बाद में जन्म लेता है उसे हम कहते हैं अनुज। अगर आगे जन्म लेता है तो उसे हिंदी में कहा जाता है अग्रज। क्या कहा जाता है दोस्तों? अग्रज। अब है अनंग। अब देखिए यहाँ पर अन्न अ दिख रहा है तो नंग का कोई शब्द नहीं होगा, नंग। तो इसमें शब्द क्या होगा? अन्न प्लस अंग, जिसके कोई अंग नहीं होते उसे हिंदी में क्या, क्योंकि अ क्या स्वर है तो ना कौन सा रहेगा? हलंत वाला रहेगा। ये दोस्तों कामदेव का पर्यायवाची है, जो मन के अंदर पैदा होता है और उसका कोई रूप रंग नहीं होता है, जो दिखाई नहीं देता है, जिसके कोई अंग नहीं होते हैं, तो इसे कहते हैं अनंग। ये दोस्तों किसका पर्यायवाची हुआ? कामदेव का। और यहाँ अगला जो है 6 नंबर में है अजहर। क्या दोस्तों है? अजहर। अजहर में क्या है? अ प्लस जर है, जर यानी बूढ़ा, जो बूढ़ा नहीं होता, देवता का पर्यायवाची है, उसे कहते हैं हिंदी में अजर। और अन्वीक्षण इसमें है दोस्तों, यण संधि का उदाहरण है, अनु प्लस ईक्षण, क्या हो जाएगा? अन्वीक्षण। दोस्तों अब इसमें जो 9वें नंबर में क्वेश्चन में अपना जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना स, क्योंकि ऊपर है पहले वाले में है अनु उपसर्ग, दूसरे में अन हलंत वाला है, और चौथे नंबर में है अनु उपसर्ग, इसलिए अपना ये पूछा गया है अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अपना अ प्लस जर क्या रहेगा? आंसर स, तो अपना आंसर रहेगा अजर। अंतिम जो क्वेश्चन है अपना 10वें नंबर का, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द के अंतर्गत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? एक शब्द है भाई अवगुण। कौन सा शब्द है दोस्तों? अवगुण। हिंदी के अंतर्गत ध्यान रहे, हमारे जो अव उपसर्ग हैं, कौन सा है भाई? अव। अव उपसर्ग का तद्भव रूप, क्योंकि अव तत्सम शब्द क्योंकि संस्कृत में चलता है, तो जो तद्भव रूप है वो अव बदल जाता है अव में। अव किस में बदल जाते हैं भाई? हम जैसे मैं बोलूँ अवसर, क्या बोलूँ दोस्तों? अवसर। तो अवसर का हिंदी में क्या हो जाता है? अवसर। क्या हो जाता है? अवसर का अव में कन्वर्ट हो जाता है, सर वापस लिख देंगे। इसी प्रकार अवगुण का अव की जगह हो जाता है अव। आपको समझ में आ गया होगा। अवगुण का होता है अवगुण, अवसर का होता है अवसर। तो इसमें अव उपसर्ग है जो कि अव का विकृत रूप है। जैसे बहिर, बहिर यानी बाहर। जैसे भाई बाहर कोई आक्रमण होगा उसे हम कहेंगे भाई बहिराक्रमण। क्या कहेंगे हम? बहिरागा। तो यहाँ पे भाई बहिरंग, बहिर प्लस अंग, उसे कहते हैं बहिरंग। इसमें भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बहिर एक उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है हिंदी के अंतर्गत। अब सत प्लस इच्छा क्या हो गया? सदिच्छा, जिसमें भी दोस्तों द आए, आपके किसी भी शब्द के अंतर्गत संधि भी करेंगे तो भी उसमें ध्यान रखना है। जिसमें भी द आए, द को हटा करके त लिखना है, और द में मात्रा जैसी होगी वैसा वैसा आगे स्वर लिखेंगे। द को हटा करके त लिखना है, द में जैसी मात्रा होगी वैसा हम स्वर लिखेंगे। तो यहाँ होगा सत प्लस इच्छा, सदिच्छा बन गया। और उच्च में क्या है भाई? अब देखो उच्च में जो होगा उसमें निकाल सकते हैं वैसे तो, लेकिन इस अपने ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, इसलिए इसमें जो आंसर रहेगा अपना क्या रहेगा? उच्च। उच्च में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें अपना आंसर रहेगा 10वें नंबर पर द। कौन सा आंसर रहेगा? 10। दोस्तों ये अपने जो क्लास थी आज की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर थे, उपसर्ग विशेष CAT के लिए। बाकी तमाम जो भी प्रतियोगी परीक्षा में जो जिसमें सिलेबस में रहते हैं उन सभी में भी उपयोगी साबित होगी ये क्लास। जय हिंद, जय भारत।